नमल। करीबन पौने 6 बरस कबल वो वाक़या हुआ था जब उसने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय कर रखी थी, और इस लिहाज से ज़ुमर की यूनिवर्सिटी छोड़ने के साल बाद उसने नुसरत से कहा था कि वह ज़ुमर के लिए रिश्ता भेज दे। इन 2 सालों में मुतअद्दिद बार उसके जहन में ये वहम आया कि कहीं उसके वालिद उसकी शादी कहीं और ना कर दें, मगर इतना तो वो जान गया था कि वो जले दूध के बुरे तजर्बे के बाद यूं ही किसी को भी अपनी बेटी ना दे देते। और करने पे या हाँ करने में भी महीने लगा लेते, और उसकी इल्म में ये सब हो जाए ये नामुमकिन था। उसे खबर मिल ही जानी थी। नुसरत उसकी दिलचस्पी को सुनकर पहले खुश हुई, फिर खामोश। वो उनकी आंखें पढ़ सकता था, वो मुतअम्मल थीं। इतने बरसों के नाखुशगवार ताल्लुकात के बाद उनको अपनी सास से उम्मीद नहीं थी कि वो उनके भाई को अपनी बेटी का हाथ थमा देंगी। खुद फारिस को अगर अपने बारे में कोई खुशफहमी ना थी तो कोई एहसास कमतरी भी ना था। गो कि उसने हमेशा ज़ुमर की इज़्ज़त की, एहतराम किया, उसे खुद से बरतर समझा, मगर उसने कभी खुद को कमतर नहीं समझा। जिस सादा ज़िंदगी की ख्वाहिश उसे थी, उसमें इन पेचीदगियों की जगह नहीं थी। रिश्ता भिजवाने के चंद रोज़ बाद वो ऑफिस में था जब हुनैन का फ़ोन आया। उसने बताया कि ज़ुमर उससे मिलना चाहती है, कोई बात कहना चाहती है। वो यूं एक बुलावे पे चले जाने के हक़ में नहीं था, मगर उसे इनकार करना भी अच्छा नहीं लगा। वो हना के घर आ गया। उसे उम्मीद थी कि ज़ुमर उसके रिश्ते के हवाले से बात करना चाहेगी, अपने दो टोक अंदाज में समझदारी के साथ तरजीहात और तवक्कुआत वाज़ेह करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इस प्रपोज़ल से अनजान लग रही थी। वो तो अपनी नाक में पहनी इस लौंग से भी अनजान लगती थी। कुछ रोज़ कबल वो एक ज्वेलर के पास किसी तफ्तीश के सिलसिले में गया तो उसे शोकेस में सजी ये डायमंड नोज़ पिन इतनी खूबसूरत लगी कि वो लिए बगैर ना रह सका। भेजते वक्त अपना नाम इसलिए नहीं लिखा कि किसी और के हाथ लग गई तो तमाशा ना बन जाए। उसको वो पहने देखकर दिल में खुशगवार एहसास उतरा, वहाँ मायूसी भी थी। वो उसकी लिखाई नहीं पहचान सकी थी। 1 साल पढ़ा था वो उससे, कभी तो नोट की होगी उसने फारिस की लिखाई। वो तो फ़ौरन पहचान लेता, मगर वो नोट नहीं कर सकी। और फिर जब वो अपने मुद्दे पे आई, उसके सामने सोफे पे बैठे वो अपना मसला बताने लगी, तो फारिस काजी के दिल में मज़ीद मायूसी उतरती गई। वो किसी मुलज़िम के भाई की हरासमेंट की वजह से परेशान थी। ये अच्छा था कि एक करीबी मर्द रिश्तेदार होने के नाते उसने फारिस पे भरोसा किया और उसको अपना मसला बताया। अगर ये इतना अच्छा ना था, वो मदद की हामी भर कर वहाँ से उठ आया, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास जड़ पकड़ने लगा। वो जानती थी वो जानकर अनजान बनते हुए उसको आजमा रही थी, या वो जानती ही नहीं थी। मगर ये कैसे मुमकिन था कि उसको रिश्ता दिए इतने दिन गुजर चुके हों और ज़ुमर के वालिदैन जो हर बात उसकी राय मांगा करते थे उसको खबर ही न दे। अगली दफ़ा जब वो नुसरत के पास गया तो उनसे कहा कि ज़ुमर की वालिदा से पूछें, हाँ तो हाँ, ना तो ना। नुसरत ने ऐसा ही किया, और अपनी सास का जवाब सुनकर उनके अंदर तक खामोशी छा गई। ज़ुमर ने इनकार किया है और कहती है कि वो फारिस जैसे गुस्से पर और पता नहीं क्या क्या आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। सीरियसली, वो बच्चा तो ना था कि इस बात पे यकीन कर लेता। 2 दिन पहले तक ज़ुमर उससे मदद मांग रही थी और अब उसको ये सब कहेगी। साफ ज़ाहिर था ज़ुमर की अम्मी ने नुसरत से सारी ज़िंदगी के हिसाब चुकता किए थे। बेटी से पूछे या शायद बताए बगैर ही उन्होंने इनकार कर दिया था। नुसरत दोबारा बात करने के हक़ में नहीं थी, मगर वो उठ खड़ा हुआ था। इज़्ज़त और गैरत सब में होती है, उनके सामने मोहब्बत पीछे रह जाती है। उसमें भी इतनी गैरत तो थी कि अगर एक दफ़ा इतना साफ जवाब मिल गया है तो वो इस ख़ानदान से दोबारा सवाल नहीं करेगा। वो इससे बरतर थी, मगर वो उससे कमतर नहीं था। उसे मालूम था हुनैन नुसरत की बातें सुन रही थी और वो जानता था कि वो सोच रही होगी मामून ने इतनी जल्दी हार मान ली। मगर ये हार जीत की बात नहीं होती, इज़्ज़त और गैरत की बातें होती हैं। इज़्ज़तदार लोग खामोशी और वक़ार से रास्ता बदल लेते हैं। उसने भी यही किया। फारिस को 700 साल कबल की इब्ने क़य्यम की लिखी किताब पढ़ने की ज़रूरत न थी ये जानने के लिए कि मर्ज़ इश्क की दवा क्या है। एक समझदार और प्रैक्टिकल आदमी होने की हैसियत से इतना तो मालूम ही था कि ये इश्क वगैरह ठीक हो जाता है वक्त के साथ। अगर इंसान इस गली जाना छोड़ दे, उस शख्स से मिलना और उसे देखना छोड़ दे और ख़ुद को कहीं और मसरूफ़ कर ले, ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आ जाए, एक अच्छी बीवी, तो वो पुरानी मोहब्बत याद भले रह जाए, तकलीफ़ नहीं देती।
مگر یہ سب صرف تب ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ آگے بڑھ جانے کا ہو۔ جو لوگ مرض عشق سے شفایاب نہیں ہو پاتے ان کی دراصل نیت نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی، اور فارس نیت کر چکا تھا۔ اس نے زمر کے خاندان سے میل ملاپ چھوڑ دیا۔ زمر کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ضرور گیا، وہ 4 دفعہ گیا، مگر کوشش کی کہ زمر سے سامنا نہ ہو۔ نگاہ بھٹکنے کی تو دل بھٹکے گا، مگر چونکہ نیت صاف تھی اس لیے اس کا دل پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے زمر کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار ہو گیا اور خود ایک نئے انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ شادی سے پہلے زرتاشا سے صرف 1 دفعہ ملا تھا۔ وہ اس کے ابو کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ MSc سائیکالوجی کر رکھا تھا اور دل سے آرٹسٹ تھی۔ رنگت خاصی گوری اور شولڈر کٹ بال بےحد سیاہ تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور طبیعت کی بھی اچھی تھی۔ جتنا زرتاشا کو تم پہلے پڑھ چکے ہو اس لحاظ سے اتنا تو جان چکے ہوگے کہ وہ ذرا بچکانہ، ذرا جلد باز اور نخریلی ضرور تھی، لیکن اگر تم غور کرو تو یہ سارے عناصر اس میں ذرا ذرا سے تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر سارا خلوص اور ڈھیر ساری خوش مزاجی بھری تھی۔ شادی سے پہلے اس نے فارس کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھی تھیں۔ میرے لیے لڑیں گے مگر مجھ سے نہیں لڑیں گے۔ اگر میں کبھی جاب کرنا چاہوں تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسری شرط مان لی تھی اور پہلی کو حالات اور خود زرتاشا کے رویے سے مشروط کر دی تھی۔ البتہ دل میں وہ بےحد محفوظ ہوا تھا۔ زرتاشا میں ویسے تو ہر بات زمر سے مختلف تھی، مگر ایک بات جو اس میں اور زمر میں زمین آسمان جتنا فرق کرتی تھی وہ سادگی تھی۔ زمر سادہ نہیں تھی اور زرتاشا کی اس معصومیت بھری سادگی جو بہت سے لوگوں کو اس کا بچکانہ پن اور جذباتیت لگا کرتی تھی نے فارس کے دل سے پہلی محبت کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ زمر یوسف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جس دن وہ زرتاشا سلیم سے زرتاشا غازی بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فارس کے ذہن میں زمر کا خیال آنا بھی ختم ہو گیا۔ پہلی دفعہ وہ زمر کو بھولنے لگا تھا، عارضی طور پہ ہی صحیح، مگر اس وقت وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھا زرتاشا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ دور گھومتا، پریشان بھی تھا اور فکر مند بھی۔ ذہن میں صرف سعدی کا خیال چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ یقین دہانی کہ وہ ہاشم کے پاس محفوظ ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رات ایسی نہیں گزر رہی تھی جب سعدی کے زندہ بچ جانے کی امید نہ ٹوٹی ہو۔ فارس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا۔ وہ شدید پریشانی کے باوجود گھر میں کسی سے یہ مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 10 ماہ سے وہ جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا وہ قریب آ پہنچی تھی، مگر اسے اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ ندرت استری والے کپڑے الگ رکھ رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ حنین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ زمر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سیم ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھا تھا۔ آپا، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ آواز اتنی تھی کہ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ریسٹورانٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اچھا گھر ڈھونڈا ہے، کافی بڑا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے۔ سب ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ جمعے کو ہم نے وہاں شفٹ کرنا ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں۔ اور موبائل نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ششتر سے سناٹے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زمر بھی کچھ نہ بول سکی۔ حنین الگ چل، ندرت کو ہی ہوش آیا۔ اور یہ گھر میں اسے بیچ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ابا نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے، ہلکا سا مسکرا کر مگر اتنے حتمی لہجے میں بولا کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہ رہی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ موبائل پہ نمبر ملاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے گم ہونے سے پہلے انہوں نے اسے فون کان سے لگائے کہتے سنا تھا، یہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر لیں۔ اور دروازہ بند ہو گیا۔ ابھی تک چپ بیٹھے تھے۔ پھر زمر نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا تو کاؤچ کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ حنین نے گمسم سی ہو کر اس کی طرف گردن موڑی۔ ماموں کیا سوچ کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ آپ کو کب سے ان کے فیصلوں پہ بھروسہ ہونے لگا؟ حنین نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ جب سے میں نے اس کو کورٹ میں اپنا دفاع کرتے دیکھا ہے، وہ معاملات کو سدھارنا اور سنوارنا جانتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھر بدل لیں تو ہم بدل لیتے ہیں۔ اس کو نئی جاب کی تلاش ہے، وہ اسی لحاظ سے بہتر علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوگا، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ ادھر ندرت کو اب نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ سامان، پیکنگ، شفٹنگ، کہاں سے کام شروع کرے؟ اس نے بھی
अभी एक घूंट भरा था कि मोबाइल थरथराया। नया पैगाम। मैं अपने बरामदे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ सुमर। उसने मग वहीं धरा और थोड़ी देर बाद वो उठी गर्दन और पुरसकून चेहरे के साथ कसरे के बरामदे के जीने चढ़ रही थी। गुड आफ्टरनून मिसेस करतार। मुस्कुराकर जवाहरात को सलाम किया, जो सीने पे बाजू लपेटे वहाँ खड़ी सुलगती आंखें उस पर जमाई हुई थी। नौशरवान और आपी वाला मामला हल नहीं कर सकी तो अब असल मसले की तरफ आई। सुमर से निपटना था उसे। कल फारिस रिहा होकर आ गया। उसने सोचा तुम्हें 24 घंटे दे दूँ कोई वजाहत कर लेने के लिए। मुस्कुराते हुए होंठों मगर अंगारा आंखों से चबा चबा कर बोली। जुमर ने हल्के से शने उचकाए। आप कल भी पूछ सकती थी। तो फिर बताओ जुमर कि फारिस कैसे रिहा हुआ। वो उस रात एक ऐसे मर्दों के लिए मखसूस क्लब में था जहाँ बड़े ख़ानदानों के 32 मर्द भी थे। कौमी लूट के मर्द अपनी एलबाई साबित करने के लिए अगर हम इन लोगों के नाम अदालत को दे देते तो अदालत उनको सब फोनियाँ करती, नोटिस भेजकर हाजिरी होने का हुक्म देती। ऐसे में वो 32 इज्जतदार लोग अपनी दुनिया के सामने आ जाते और बेशक वो गवाही के वक्त कर जाते, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह के बारे में गवाही ना देता मगर एक नया स्कैंडल खड़ा हो जाता और सबकी बदनामी होती। इनमें से एक साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल का बेटा भी था। जज साहब ने इस क्लब का जिक्र आने पे समझा कि मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल पीछे प्रोसिक्यूटर जनरल से इंतकाम लेते हुए उसके बेटे के खिलाफ स्कैंडल बनवाना चाहता है, इसलिए इस क्लब में मौजूद एक गवाह यानी फारिस को पकड़ रखा है। जज साहब ने फारिस को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बेशक वो जज आपके हाथ में था मगर काले कोट वाले अपने बेटी भाइयों के खिलाफ कम ही खड़े होते हैं। यह मुझे भी मालूम है जुमर। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे होते हुए वो रिहा कैसे हुआ, क्योंकि वो बेगुनाह था। तो तुमने मुझे इस्तेमाल क्यों किया। वो तड़क कर बोली। आप कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। मुझे कुछ अर्सा कबल तक उसके बेगुनाही का इल्म नहीं था। जब हुआ तो मैंने उसके केस को दुरुस्त सिमत में चलाया। इंसान को गम और खुशी दोनों में हक बात कहनी चाहिए। वो पुरसकून थी। हाउ स्वीट। और मुझे बताने का कब इरादा था तुम्हारा। जहाँ तक मुझे याद है मैं आपकी मातहत हूँ ना मुलाजमा जो हर बात की रिपोर्ट आपको करूँ। जवाहिरात ने जख्मी नज़रों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। वो बर्फ औरत कहाँ गई जो इंतकाम के लिए बेताब थी। जुमर चंद लम्हे आंखें सुकेड़ कर उसकी आंखों में देखती रही। शायद वो पिघल गई। गलती कर रही हो तुम जुमर। तुमने उसे जेल में डाला था, वो कभी नहीं भूलेगा। और अगर तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचने लगी हो तो मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, क्योंकि वो 2 कदम करीब आई और शेरनी से चमकती आंखों से उसे देखा। क्योंकि तुम उसको कुछ नहीं दे सकती। औलाद कितनी बड़ी नेमत है तुम कभी नहीं जान सकोगी, और तुम्हारे साथ वो सारी ज़िंदगी एक महरूम इंसान की ज़िंदगी गुजारेगा। जुमर के चेहरे पे साया सा गुजरा, फिर वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे औरंगजेब करदार ने आपके साथ गुजारी थी। जवाहिरात का चेहरा सुर्ख हुआ। बेइख्तियार उसका हाथ उठने लगा मगर उसने मुट्ठी भींच ली। तुम मेरे कमरे की बालकनी को देखिए, वहाँ फारिस खड़ा है और इधर ही देख रहा है। शुक्र है कि आपने हाथ नहीं उठाया, वरना वो आपका क्या हाल करता मुझे ये सोच कर ही आपसे हमदर्दी होने लगी है। सुर्ख बब्बू का चेहरे के साथ जवाहिरात ने गर्दन मोड़ी। वो बालकनी में खड़ा आंखों की पत्तियां सुकेड़कर संजीदगी से इधर ही देख रहा था। उम्मीद है आप आइंदा भी मेरे साथ ज़रा एहतियात से बात करेंगी, वरना मेरी उंगलियां बैक वक्त कितनी डोरियां खींच रही हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा। गुड आफ्टरनून कहकर वो मुड़ी और तेज़ तेज़ जीने उतरने लगी। जवाहिरात लंबे लंबे सांस लेती, गुस्से में बल खाती वहीं खड़ी रही। हारून उबैद की रिहाइशगाह पर सरेशाम धुंध इकट्ठी होने लगी थी। यक बस्ता हड्डियों के अंदर तक घुस जाने वाली हवाएं हर एक को जमा रही थी। ऐसे में दाखिली दरवाज़ा खोलकर हारून अंदर दाखिल हुए तो हीटर की गरमाई से भरे लॉन्ग रूम में आप ही को मुंतज़िर बैठे देखा। इधर क्यों बैठी हो, कोई बात करनी है। वो उसका चेहरा पड़ चुके थे। सोफे पे आकर बैठे और पूछा। बाबा। वो जल्दी से करीब हुई, सुर्ख इसकाफ सर पे लपेटकर गर्दन के पीछे इकट्ठा करके डाला और मलाई जैसे चेहरे पे तज़बज़ब था। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। हारून ने गहरी सांस ली और मोबाइल निकालते हुए बोलो कहा। फिर ऐनक नाक पे जमाकर स्क्रीन पे उंगली फेरते मिस्ड कॉल्स देखने लगे। फारिस गाजी। मैंने उसे चाय पे बुलाया है बीवी के साथ। वो मेरा मशकूर था कि मैं उसके लिए एक दफ़ा थाने गई। मैंने सोचा इस बहाने आपकी भी उससे मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने खफगी से उसे देखा। तुम हाशिम और फारिस गाजी के सारे मसलों को जानती हो, ऐसे में क्या ज़रूरत थी इस सब की। बाबा। इस तरह ज़्यादा अच्छा है ना, उसका शक भी आप पे नहीं जाएगा।
مجھے اس کے شک کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ خیر تم نے جانا ہو تو چلی جانا، میں مصروف ہوں۔ ایک دفعہ اسے مل کر تو دیکھیں، میں اس جیسی کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا۔ اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے۔ میں مصروف ہوں آبی، تم چلی جانا، اور اگر بلانا تھا تو ڈنر پہ بلا لیتی، صرف چائے کیوں؟ نہیں بابا، وہ زبان کا پابند ہے۔ چائے کی بات ہوئی تھی سو چائے ہی پینی ہے۔ خیر آپ سوچ لیں، میں اس کو جمعے کی شام کو مدعو کر رہی ہوں۔ وہ پورے چاند کی رات ہوگی، ایک بہت خوبصورت رات۔ جلدی جلدی جوش سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی۔ آج اس کے پاس توجہ بڑھ جانے کے شکوے تھے، نہ وقت کی کمی کی شکایتیں۔ آج وہ خوش لگتی تھی، معصوم اور پرجوش۔ ہارون نے بہت غور اور اچنبھے سے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔